हेलो रसगुल्लो, नमस्कार, जय पीडब्ल्यू। सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरा सलाम। क्या हाल चाल है रसगुल्ला आर्मी? जल्दी से सारी की सारी रसगुल्ला आर्मी जुड़ जाए, जल्दी से जुड़ जाए। कम ऑन, यस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कॉफी पीना पसंद करेंगे? यस। आ जाओ भाई, सारे लोग जल्दी से आ जाओ प्लीज। जल्दी से जुड़िएगा। पूरी रसगुल्ला आर्मी जल्दी से जुड़िएगी, जल्दी से, यस। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया था बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का, और उसके कुछ बेहतरीन कंसेप्ट्स थे, वो हमने डिस्कस भी करे थे। हमने बता दिया था कि जब भी प्लाज्मिड के साथ कोई जीन जोड़ेंगे तो सोर्स डीएनए को और प्लाज्मिड को सेम आरी से काटेंगे। ऐसी बात हमने बता दी थी। अब हम आगे की बात करेंगे, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट डील करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बता दीजिए, क्या ऑडियो एंड वीडियो एकदम सही है? अगर ऑडियो एंड वीडियो एकदम सही है और पूरी रसगुल्ला आर्मी एकदम रेडी है, तो जल्दी से स्क्रीन पे आग लगा दो, जल्दी से स्क्रीन पे आग लगा दो। यस, जल्दी भैया आ जाओ सारे लोग। यस, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात! भयंकर, भयंकर आग, भयंकर आग, भयंकर आग। चलिएगा दोस्तों, तो मैं आपको पिछले लेक्चर की लास्ट स्लाइड पे ले चलता हूं, जिसके बारे में हमने बात करनी शुरू करी थी। हमने आप लोगों को बताया था कि 1963 में कुछ वैज्ञानिक अपने पास आए और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि बैक्टीरिया के शरीर में दो एंजाइम हैं जो बैक्टीरियोफेज या मैं कहूं वायरस के संक्रमण से बचाते हैं। एक को बोला था मिथाइलेटिंग एंजाइम, जिसको बोला था मिथाइलेज, दूसरे को बोला था कटिंग एंजाइम। सवाल ये था, ये दोनों एंजाइम क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं इसी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों, आप मान लो ये मेरे पास किसी बैक्टीरिया का शरीर है। ये लीजिए, हमने मान लिया ये मेरे पास कोई बैक्टीरिया है। ये मेरे पास बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, और हमने बोला ये इस बैक्टीरिया का डीएनए है। यस, हमने बोला ये मेरे पास इस बैक्टीरिया का डीएनए है। इस बैक्टीरिया के डीएनए को जब हमने देखा तो पता चला इस बैक्टीरिया के डीएनए में ये एडिनिन बेस पेयर है। कौन सा बेस पेयर है? एडिनिन बेस पेयर है। ये लीजिए, हमने बोला ये ए फॉर एडिनिन बेस पेयर है। किसमें? बैक्टीरिया के डीएनए में। तो हमने बोला ये ब्लू वाला क्या है मेरे पास? हमने बोला ये ब्लू वाला मेरे पास है, ये बैक्टीरियल डीएनए है। ये ब्लू वाला मेरे पास बैक्टीरियल डीएनए है। अब ये बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया के शरीर में दो एंजाइम है। कितने एंजाइम है? दो एंजाइम है। एक एंजाइम को बोला मिथाइलेज, ये लीजिए मिथाइलेज। एक तो यहां पे है मिथाइलेज नाम का एंजाइम। सबसे पहली बात थी कि मिथाइलेज एंजाइम क्या काम करेगा? बेटा, इस मिथाइलेज एंजाइम का काम है इस बैक्टीरिया के डीएनए पे जो ये एडिनिन था, इस एडिनिन बेस से मिथाइल ग्रुप को ऐड करना, मिथाइल ग्रुप को जोड़ना, मिथाइल ग्रुप को जोड़ना। ये काम है किसका? इस मिथाइलेज का। दैट इज, ये क्या करता है? मिथाइलेशन करता है। किसका? बैक्टीरिया के डीएनए में एडिनिन बेस जो होगा उस पे मिथाइल ग्रुप को जोड़ने का काम करता है। कौन? मिथाइलेज।
मिथाइलेज। दूसरा मैंने बोला कौन सा एंजाइम है यहां पे, हमने बोला दूसरा यहां पे अपने पास है कटिंग कटिंग एंजाइम। सवाल सबसे बड़ा प्यारा यही था कि सर ये कटिंग एंजाइम यहां पे क्या काम करता है। बेटा ध्यान रखना, जब मिथाइलेज एंजाइम जो था ये मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देगा किसके साथ, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। तो ये कटिंग एंजाइम था, ये बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ के उसे काट नहीं पाएगा, बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ के उसे काट नहीं पाएगा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं पाएगा। तो मैं ये कहूं ये मिथाइलेज क्या काम करता है, मैं कह दूं ये मिथाइलेज बैक्टीरिया के डीएनए में एडेनिन जो क्षार था उससे मिथाइल ग्रुप को जोड़ के इस बैक्टीरिया के डीएनए को इस कटिंग एंजाइम से बचाने का काम करता है, इस कटिंग एंजाइम से बचाने का काम करता है। बोला सर ठीक है, लेकिन गुरुजी फिर ये कटिंग एंजाइम की क्या जरूरत थी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। बड़े ध्यान से देखना, वैज्ञानिकों ने कहा क्या कहा था कि बैक्टीरिया के शरीर में दो एंजाइम हैं, एक है मिथाइलेज, एक है कटिंग एंजाइम, जो कि वायरस और बैक्टीरियोफेज के संक्रमण से बचाने का काम करते हैं। हमने बोला ये मेरे पास कोई वायरस है, ये मेरे पास, हमने बोला ये मेरे पास कोई वायरस है, और मैं कह दूं बैक्टीरियोफेज है, या मैंने कह दिया बैक्टीरियोफेज है। हमने बोला ये मेरे पास कोई वायरस है या बैक्टीरियोफेज है, और ये इस बैक्टीरियोफेज का हमने बोल दिया डीएनए है, ये इस बैक्टीरियोफेज का क्या है, डीएनए। हमने बोला ये इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। बोला सर ठीक है, हमको पता है वायरस जो था वो पहले किसी भी कोशिका से जुड़ता है, उसके बाद अपने डीएनए को उस कोशिका में छोड़ देता है। हमने बोला ये मेरे पास जो आ गया, ये मेरे पास आ गया वायरल डीएनए, ये मेरे पास क्या आ गया, वायरल डीएनए। अब ये वायरस का जो डीएनए था ये क्या काम करेगा, बैक्टीरिया में संक्रमण कर सकता है, बैक्टीरिया में रोग पैदा कर सकता है। लेकिन भाई साहब हमने क्या बोला, ये दो एंजाइम जो थे ये वायरस के संक्रमण को रोकेंगे, वायरस रोग पैदा ना कर सके इससे बचाने का काम करेंगे। बोला कैसे काम करेंगे। बेटा बैक्टीरिया के शरीर में दो एंजाइम बने, एक बना मिथाइलेज, इस मिथाइलेज ने क्या काम किया मैंने बताया, बैक्टीरिया के डीएनए जो था उस डीएनए में एडेनिन जो बेस था, एडेनिन क्षार था, उससे मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया। फिर ये कटिंग फैक्टर जो था ये बैक्टीरिया के डीएनए से नहीं जुड़ पाएगा, तो ये कटिंग फैक्टर जुड़ेगा कहां पे, ये उस डीएनए से जुड़ेगा जिससे मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, और मिथाइल ग्रुप किससे नहीं जुड़ा हुआ, वायरल डीएनए से। तो मैंने बोला ये कटिंग फैक्टर कहां जाके काम करेगा, हमने बोला ये वायरल डीएनए जो था उसे कट करेगा, उसका पाचन करेगा। तो हमने बोला ये कहां जुड़ा, हमने बोला ये जुड़ा वायरल डीएनए से जुड़ा, ये वायरल डीएनए से जुड़ा, ये लो भैया ये गया और जाके इस वायरस के डीएनए से जुड़ गया। अरे जब वायरस के डीएनए से जुड़ गया तो जुड़ के क्या काम किया, इस वायरल डीएनए का पाचन कर दिया, इसका क्या कर दिया, पाचन कर दिया, या इसे काट दिया, पाचन कर दिया, या मैं कह दूं इसके काट दिया छोटे 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 टुकड़े में। अब बताओ वायरस का डीएनए अगर इन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया तो मैंने बोला ये मेरे पास है पचित वायरल डीएनए, ये मेरे पास है पचित वायरल डीएनए। अगर वायरस के डीएनए का पाचन ही कर दिया तो क्या वायरस जो था वो अब इस बैक्टीरिया में रोग पैदा कर पाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, यस। क्या वायरस जो था वो अब बैक्टीरिया में रोग पैदा कर पाएगा, आपने कहा नहीं कर पाएगा सर, क्यों, अरे भैया रोग पैदा करने के लिए वायरस के डीएनए से बनता आरएनए, आरएनए से बनता प्रोटीन। अरे जब वायरस के डीएनए को ही नष्ट कर दिया तो वायरस बैक्टीरिया में अब रोग पैदा नहीं कर पाया। लेकिन एक बड़ा प्यारा सा सवाल दिमाग में आ गया,
बोला सर, सर एक बात बताओ, इस अपने पास बैक्टीरिया के डीएनए का मिथाइलेशन करने की क्या जरूरत थी? इस मिथाइलेज को मिथाइलेशन करने की क्या जरूरत थी? बेटा सबसे बड़ी जरूरत थी कि ये कटिंग एंजाइम जो था, इस कटिंग एंजाइम का काम तो एक ही था, डीएनए को एक विशिष्ट सीक्वेंस से, एक विशिष्ट क्रम से काटना। ये कटिंग एंजाइम इसको भी काट सकता था और इसको भी काट सकता था, लेकिन हम ये चाहते थे कि भैया बैक्टीरिया के डीएनए को कोई नुकसान ना पहुंचे, काटे केवल किसको? वायरल डीएनए को। तो हमने बैक्टीरिया के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। जब ये मिथाइल ग्रुप इस एडेनिन क्षार से जुड़ गया तो ये कटिंग फैक्टर कभी भी बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ नहीं सकता था। अरे जुड़ नहीं सकता था तो इसीलिए हमने बोला कि बैक्टीरिया का डीएनए बच गया। तो मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं कि कटिंग फैक्टर जो है, वो कटिंग फैक्टर है, उसका काम है डीएनए को काटना। किसके डीएनए को काटना? वायरस के डीएनए को काटना, ताकि वायरस बैक्टीरिया में संक्रमण नहीं कर पाए। मिथाइलेज का क्या काम है? बैक्टीरिया के डीएनए के एडेनिन क्षार पे मिथाइल ग्रुप को ऐड करना। मतलब ये कटिंग फैक्टर से इस डीएनए को सुरक्षा प्रदान करता है या बचाने का काम करता है। क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर है? क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर है? क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर है? यस, यस, यस। अब एक त्रिशा नाम की बच्ची बड़ा प्यारा सा सवाल पूछ रही है। वो कह रही सर और भी जगह जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये कटिंग फैक्टर को अभी मैं बताऊंगा, उसकी एक फिक्स साइट होती है, वो केवल उसी जगह जुड़ेगा, उसके अलावा कहीं भी जगह नहीं जुड़े। अगर वो जगह पूरे डीएनए में नहीं मिली, वो सीक्वेंस पूरे डीएनए में नहीं मिला, तो वो कभी भी कोई क्रिया शो नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये आगे बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। तो अब मैं इसी कहानी को यहां पे लिखता हूं। वो पूछेगा बताओ मिथाइलेज क्या काम करता है, तो मैं कह दूं ये बैक्टीरियल डीएनए में एडिनिन क्षार पर मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है, जोड़ता है। मतलब क्या काम किया? कटिंग फैक्टर से बैक्टीरियल डीएनए को बचाता है। मतलब बैक्टीरियल डीएनए को कटिंग फैक्टर से बचाता है। बैक्टीरियल डीएनए को कटिंग फैक्टर से बचाने का काम किया किसने? हमने बोला मिथाइलेज एंजाइम ने। सवाल पूछेगा सर आप एक बात बताओ, ये कटिंग एंजाइम क्या काम करता है? अरे कटिंग एंजाइम का क्या काम है मैं आपको बता दूं। ये कटिंग एंजाइम क्या कर रहा था? ये वायरस के डीएनए को काटने या पचाने के लिए उत्तरदायी है। तो मैं कह दूं ये वायरल डीएनए को काटने या पचाने के लिए उत्तरदायी है। के लिए उत्तरदायी है कौन? कटिंग फैक्टर। मतलब अगर इसने वायरस के डीएनए को नष्ट कर दिया, काट दिया, पचा दिया, तो बताओ क्या वायरस ने संक्रमण किया? हमने बोला अतः ये बैक्टीरिया में वायरस संक्रमण को रोकता है। रोकता, दैट इज रेस्ट्रिक्ट।
रोकता है। कौन? कटिंग फैक्टर। और मैं बता दूं भैया, आजकल हम इस कटिंग फैक्टर को ही वर्तमान में हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। तो मैंने बोला वर्तमान में इसे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं RE, कहा जाता है। अरे वर्तमान में हम इसे ही क्या कह रहे हैं? RE। वर्तमान में हम इसे ही क्या कह रहे हैं? RE। यस। 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 अब एक जंडू है, वो सवाल कह रहा है, सर अगर बैक्टीरिया पर वायरस आया ही नहीं तो क्या होगा? नहीं आया तो ये क्रिया नहीं होगी। अरे जब तू बीमार नहीं हुआ तो तेरे इम्यून सिस्टम को दिक्कत क्या है? मत होने दे, वो अपने शांति से बैठा रहेगा। लेकिन अगर कोई रोगाणु प्रवेश करेगा तो तेरा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। सीधी बात है। यस। यस। यहां पे ये कहानी है। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा, बहुत प्यारा सा सवाल हमसे पूछ लिया। क्या पूछा? सवाल हमसे ये पूछा, मेरे दोस्त एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा कि सर इस एंजाइम को हमने नाम दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। आप बताओ ना, ये एक एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। मतलब ये था कि डीएनए को बीच से काटने का काम करता है, इसलिए तो इसको एंडोन्यूक्लियस बोल दिया। लेकिन गुरुजी हमने इसको रेस्ट्रिक्शन क्यों बोला? इस रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब क्या है? अरे इस रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब है, इस रेस्ट्रिक्ट से, कि ये बैक्टीरिया में वायरस के संक्रमण को रोकता है। इसीलिए इसको क्या बोला? रेस्ट्रिक्शन। ये क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है। किसको? बैक्टीरिया के अंदर वायरस के संक्रमण को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, दैट इज रोक रहा है। मैंने इंग्लिश रेस्ट्रिक्ट इसीलिए लिखा है, यहीं से वर्ड आया रेस्ट्रिक्शन। तो अब जल्दी से रसगुल्ला आर्मी ये बात नोट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटा मैं जितनी बात आपको केवल समझा रहा हूं एनसीईआरटी की इस लाइन का मतलब, आपको केवल उसी पे फोकस करना है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें हैं, वो आगे आएगी। अभी जो मैं यहां होली की कहानी बता रहा हूं, तुम बता रहे हो दिवाली पे ऐसे होता है, तुम बता रहे हो क्रिसमस पे वैसा होता है। अरे भाई हमें उनके बारे में बात नहीं करनी। अभी जो टॉपिक चल रहा है आप उसी पे फोकस रहिए। अभी आगे बहुत सारी नई नई बातें आएगी और फिर उनको सुन के मुंह में झाग आने वाले हैं। हाँ, खूब भयंकर भयंकर बातें आएगी जो फ्यूज उड़ा देगी दिमाग का। यस। तो अभी केवल इस पे फोकस करिए। जितनी बात मैंने बोली, जितनी बात इन साइंटिस्ट लोगों ने बताई, बस उससे ज्यादा हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है। वेट करो, सारी चीज आगे आ जाएगी। इस स्लाइड को नोट कीजिए जल्दी, फास्ट। इस स्लाइड को नोट कीजिए जल्दी से, फास्ट। मिथाइलेज ने क्या कर दिया? मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, ध्यान रखना। मिथाइलेज ने इस मिथाइल ग्रुप को ऐड किया है। यस, जल्दी। यस। अब बड़े ध्यान से देखना, हम अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा। अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है। अपने पास दो साइंटिस्ट हैं, ये दिखाई दे रहा है। यस, यहां पे देखिए, ये है स्टैनली कोहेन।
ये क्या है? स्टैनली कोहेन, जो आपको बाहुबली की कटप्पा जैसा दिखाई दे रहा है। ये अपने पास है हर्बर्ट बोयर, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी जैसा दिखाई दे रहा है। ये दो पर्सन थे, एक थे स्टैनली कोहेन साहब, दूसरे थे हर्बर्ट बोयर साहब। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलके एक एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया 1972 में। दोनों ने मिलके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, तो कहने का मतलब कृत्रिम रूप से बनाया। किसने बनाया? कोहेन एंड बोयर ने। तो जब भी पूछे कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने सबसे पहले एक कृत्रिम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया, तो आप कहोगे ये कटप्पा जी और ये महिंद्रा जी, दैट इज कोहेन एंड बोयर, इन दोनों ने बनाया। बोला सर बनाया कैसे? हमने बोला 1972 में बनाया। कैसे बनाया? बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले इनके पास ये एक प्लाज्मिड था, ये लीजिए। हमने बोला ये मेरे पास है, ये मेरे पास है सोर्स प्लाज्मिड डीएनए। ये अपने पास सोर्स प्लाज्मिड डीएनए है। इसने क्या देखा? इसने देखा यार इस प्लाज्मिड में तो एक जीन दिखाई दी, ये रही एक जीन जो कि एंटीबायोटिक की जीन थी। कौन सी जीन थी? हमने बोला यहां पे एक जीन प्रेजेंट थी, जो कैसी जीन थी? हमने बोला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी। कौन सी जीन थी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी। ये लीजिए, ये मेरे पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये अपने पास थी बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन थी। बोला सर बिल्कुल ठीक बात है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन थी। इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने ये सोचा कि यार इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन जो इस प्लाज्मिड में प्रेजेंट है, क्यों ना मैं इस जीन की बहुत सारी कॉपी बना लूं। और वो कॉपी कैसे बनानी थी? बड़े ध्यान से देखना। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया इस काम के लिए। ये लो, इनके पास ये रहा एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफिमूरियम। साल्मोनेला टाइफिमूरियम। ये साल्मोनेला टाइफिमूरियम नाम का बैक्टीरिया लिया। बड़े ध्यान से देखना, ये इस साल्मोनेला टाइफिमूरियम बैक्टीरिया जो था, ये इसका है डीएनए। ये लीजिए, हमने बोला ये इस बैक्टीरिया का क्या हुआ? क्रोमोजोमल डीएनए हुआ। और इस बैक्टीरिया के पास हमने मान लिया ये रहा इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कौन से के पास? साल्मोनेला टाइफिमूरियम बैक्टीरिया लिया। इन वैज्ञानिकों ने क्या काम किया? इन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इस बैक्टीरिया के शरीर में से इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला। हमने बोला प्लाज्मिड को निकाला। ये लीजिए, इन्होंने प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया। ये लो भाई साहब, ये प्लाज्मिड जो था, इस प्लाज्मिड को इन्होंने निकाल लिया। ये किसका प्लाज्मिड है? हमने बोला ये साल्मोनेला टाइफिमूरियम का प्लाज्मिड है। अब क्या काम किया? ये चाह रहे थे कि इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को यहां से निकाले और इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दे, और इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दे। अब मेरे को बताओ, ये प्लाज्मिड है, ये किसका प्लाज्मिड है? आपने बोला साल्मोनेला टाइफिमोरियम का प्लाज्मिड है, और ये भी किसी दूसरे बैक्टीरिया, हाँ जी, इसमें बैक्टीरिया का नाम नहीं पता, ये भी प्लाज्मिड ही है, लेकिन ये किसी दूसरे बैक्टीरिया का है जिसका नाम नहीं बता रखा कि कौन से बैक्टीरिया का था, उसके अंदर ये जीन प्रेजेंट है। अब बताओ, अगर मुझे इस जीन को, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन को बाहर निकालना है और इस प्लाज्मिड से जोड़ना है, तो दोनों को सेम आरी से काटेंगे कि अलग अलग आरी से काटेंगे? सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे कि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे? जल्दी बोलो यस। यस,
जल्दी बोलो, सेम आरी से काटेंगे कि अलग अलग आरी से काटेंगे? बेहतरीन बेहतरीन, क्या बात है। सबसे पहले शर्मा जी ने, फिर पूजा ने जवाब दिया, अब ताबड़तोड़ जवाब आ रहा है सर सेम आरी से काटेंगे। तो इन्होंने भी यही काम किया, इन्होंने इस प्लाज्मिड को एंड यहां पे इस प्लाज्मिड को, इन दोनों को सेम आरी से काटा। हमने बोला इन दोनों को इन्होंने क्या किया, इन दोनों को सेम आर ई से काटा, इनको सेम आरी से काटा। अब मेरे को बताओ, जब दोनों को सेम आरी से काटेगा तो क्या होगा? भैया ये प्लाज्मिड जो था, ये प्लाज्मिड कटा, ये लो प्लाज्मिड कट गया। यहां पे आप देखिए ये डीएनए का टुकड़ा कटा, बोला हां कट गया, ये लो ये मेरे पास डीएनए का टुकड़ा, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन है, ये लीजिए। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, कटी। अब काम क्या था? इन दोनों डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ना था। हमने बोला ये लीजिए, इन दोनों के दोनों डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ा। जोड़ा तो कैसा जुड़ा? हमने बोला ये लीजिए, अपने पास कुछ ऐसे जुड़ा, और जब जुड़ा तो जुड़ के ये एक नया टुकड़ा बन गया। क्या बन गया? नया टुकड़ा बन गया। ये जो नया टुकड़ा बना, इसी को हमने बोल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसी को हमने बोल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहले पूछेगा, बताओ सर्वप्रथम आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? आप कहोगे कोहेन एंड बोयर ने बनाया। उन्होंने कैसे बनाया? आप कहोगे साल्मोनेला टाइफिमुरियम के प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन को जोड़ के बनाया। दोनों को सेम आरी से काटा कि अलग अलग से? अलग अलग से काटा, और फिर डीएनए लाइगेज जो था उसकी सहायता से इनको आपस में जोड़ दिया। अब एक बड़ा प्यारा सा सवाल था, सर पिछले लेक्चर से हम लगातार एक ही वर्ड सुन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए आरडीएनए। आप बताओगे क्या कि आरडीएनए होता क्या है? बेटा ऐसा डीएनए जो दो अलग अलग जीवों के डीएनए से मिलके बना, उसे क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको बोलते हैं? मैंने बोला अलग अलग जीवों के डीएनए को जोड़कर बनाया जाता है। तो ऐसा डीएनए जो अलग अलग जीवों के डीएनए को जोड़कर बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब सवाल था, सर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का आगे इन्होंने क्या किया होगा? भैया आगे तो इन्होंने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर किया होगा। किस में ट्रांसफर किया होगा? होस्ट में। और ये होस्ट रहा मेरे पास, हमने मान लिया ई कोलाई। हमने बोला इसने होस्ट में ट्रांसफर किया होगा, और ये होस्ट रहा मेरे पास ई कोलाई, और ये मेरे पास रहा इस ई कोलाई का डीएनए। ये रहा मेरे पास इस ई कोलाई का डीएनए, और इस ई कोलाई में क्या कर दिया? ट्रांसफर। तो हमने बोला इसे ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया, ये लो भाई साहब ई कोलाई में भेज दिया। अब बताओ, अगर ई कोलाई में ये बाहर वाला डीएनए डाल दिया तो ये ई कोलाई क्या बन गया? हमने बोला ये बन गया जीएमओ। जीएमओ दैट इज जेनेटिक
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और इसे क्या बोल दिया, जीन ट्रांसफर। अब इस ई कोलाई को संवर्धन माध्यम में, कल्चर मीडियम में डाला जाएगा और बहुत सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन प्राप्त कर ली जाएगी। यही पूरी कहानी है किसकी, कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर की, कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर की। यस, ये कहानी याद रखनी है। इसी कहानी को एनसीईआरटी ने लिखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये डेट भी याद रखनी है, कौन सी साल में, 1972 में, और पिछली डेट थी 1963, यह है 1972। अब मेरे को बताओ मेरी रसगुल्ला आर्मी, क्या मेरी इतनी सी बात एकदम सही है? जल्दी बोले, क्या इतनी सी बात एकदम सही है? और अगर इतनी सी बात एकदम सही है तो जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। यस, बड़े ध्यान से देखना, ये लाइन जो मैंने लिख रखी है, इन हर एक लाइन को यहां पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। आप इस पूरे के पूरे को जी भर के देखेंगे तो ऊपर का पूरा कंसेप्ट दिमाग में छप जाएगा, दिल में उतर जाएगा और मस्त मस्त दो नैनों में चमक जाएगा। और फिर तुम कहोगे, सुन ओ मेरी रसगुल्ली, स्काई सर आने वाले हैं, तू फूल न बिछाना राहों में, हम दिल बिछाने वाले हैं, हम दिल बिछाने वाले हैं। यस, जल्दी से बेटा, फास्ट। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। हम आपसे बात करते हैं न्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में। हम बात करते हैं बेटा न्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में। सबसे पहला सवाल ही आता है, सर न्यूक्लियेज एंजाइम क्या काम करते हैं? बेटा न्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए या आरएनए जो था उसके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। तो जब भी बोले न्यूक्लियेज तो मैंने बोला ये क्या काम करते हैं, तो मैंने बोला ये एंजाइम, ये एंजाइम न्यूक्लिक एसिड के, न्यूक्लिक एसिड दैट इज हमने बोला डीएनए और आरएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ते हैं। कौन? न्यूक्लियेज। बोला सर ठीक बात है, ये न्यूक्लियेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, इन न्यूक्लियेज को हमने दो प्रकार में विभक्त कर लिया। कितने प्रकार में विभक्त कर लिया मेरे दोस्त? दो प्रकार में विभक्त कर लिया। एक तो है एक्सोन्यूक्लियेज एंड दूसरा है मेरे पास एंडोन्यूक्लियेज। एक तो मेरे पास है एक्सोन्यूक्लियेज एंड दूसरा मेरे पास है, वो अपने पास है एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज। बोला एक्सोन्यूक्लियेज क्या है? बड़े ध्यान से देखना बच्चे, ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये मेरे पास है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ऐसा न्यूक्लियस एंजाइम जो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के, डबल स्ट्रैंड डीएनए के दोनों सिरों से, देखो ये भी एक सिरा और ये भी एक सिरा, ये दोनों सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाता है या सिरों वाले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। तो जब भी बोले एक्सोन्यूक्लियस क्या काम करता है? डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स को हटाता है, मतलब सिरों वाले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। दूसरा कौन सा है? दूसरा मेरे पास है मेरे दोस्त एंडोन्यूक्लियस। अरे एंडो वर्ड का मतलब क्या होता है? एंडो वर्ड का मतलब होता है अंदर।
मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये लीजिए मेरे पास क्या है, हमने मान लिया ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को देखा था, इस डीएनए को बीच से काटते हैं। ये कहां से काट रहे थे, ये तो सिरों से काट रहे थे, सिरों वाले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ रहे थे। ये बीच में पाए जाने वाले, अंदर पाए जाने वाले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो एंडो मतलब जो अंदर वाले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़े वो तो एंडोन्यूक्लियस, और जो किनारों से तोड़े, सिरों से तोड़े, उसे क्या बोल दिया, एक्सोन्यूक्लियस। अब इसका सबसे फेमस एग्जांपल अपने पास है आर ई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ध्यान रखना, ये आर ई जो होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, आर ई, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि डीएनए को विशिष्ट सीक्वेंस से काटते हैं। तो हमने बोला ये डीएनए को विशिष्ट क्रम से काटते हैं। काटते हैं। हमने ये कहा कि तोड़ेंगे तो अंदर से, काटेंगे तो अंदर से, लेकिन अंदर से भी ऐसे नहीं कि मनमाए यहीं से काट दिया, नहीं, इनका एक विशिष्ट क्रम होता है, केवल उसी जगह से काटते हैं। बोला सर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक विशिष्ट क्रम से काटते हैं। हाँ भैया, ये विशिष्ट क्रम से काटते हैं। ध्यान रखना, अभी तक हमारे वैज्ञानिक लगभग 900 अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को खोज चुके हैं। वैज्ञानिक कितने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को खोज चुके हैं अभी तक, लगभग 900 अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को खोज चुके हैं। कौन, हमारे वैज्ञानिक, हमारे वैज्ञानिक। और ध्यान रखना, हर रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो था वो अलग जगह से काटता है, क्योंकि उनका ये जो विशिष्ट क्रम मैंने बोला, यस मैंने यहां पे जो टर्म यूज की विशिष्ट क्रम, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो ये विशिष्ट क्रम है जिसे बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट या पहचान स्थल, ये अलग अलग होता है। तो इसका मतलब अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को अलग अलग साइट से, अलग अलग जगह से काटते हैं, क्योंकि उनके काटने का जो विशिष्ट स्थल है वो सबका क्या होता है, अलग अलग। काटेंगे तो सब अंदर से ही, लेकिन अंदर से भी अलग अलग जगह से काटेंगे, अलग अलग जगह से काटेंगे, यस, अलग अलग जगह से काटेंगे, यस। तो इसीलिए तो यही तो बात थी, तभी तो हमने यहां पे कैसा आरी लिया, सेम आरी लिया। देखो यहां पे हमने कैसा लिया था, सेम, क्योंकि अगर यहां पे अलग आरी लेते, यहां पे अलग आरी लेते, तो दोनों के काटने का जगह क्या हो जाती, अलग अलग। और जब टुकड़ों के काटने की जगह अलग अलग हो जाती, कटने की जगह अलग अलग हो जाती, तो उन्हें जोड़ पाना संभव नहीं था। इसीलिए हमने इस प्लाज्मिड को और इस सोर्स डीएनए को सेम आरी से काटा, क्योंकि जब एक ही आरी से कटेंगे तो वो एक ही विशिष्ट सीक्वेंस से कटेंगे, तो उन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, यस। अब मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी कि क्यों इन्हें सेम आरी से काटा जाता है। यस, क्यों इन्हें सेम आरी से काटा जाता है। अब एक बड़ा प्यारा सा सवाल था, सर इसका मतलब तो यह हुआ कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था, हमने बोला सीधी लैंग्वेज में, ये अंदर से तो काटेंगे, लेकिन अलग अलग रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस का काटने का स्तर क्या होगा, अलग अलग। और आपको बता दूं, इन एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही हम बोलते हैं आणविक कैंची, दैट इज मोलिकुलर सीजर। तो हमने बोला इन्हें आणविक कैंची, दैट इज मोलिकुलर सीजर कहा जाता है। इन्हें आणविक कांची, दैट इज मोलिकुलर सीजर कहा जाता है। इन्हें आणविक कैंची, दैट इज मोलिकुलर सीजर कहा जाता है, यस।
यस, यस, चले अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब पूरी की पूरी कहानी किसके बारे में करने वाले हैं? हम इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ही पूरी कहानी डील करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आगे की कहानी आपको बताता हूं। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। यस, नोट, आगे बढ़ते हैं। अब हमने भैया एनसीईआरटी माता की कुछ लाइंस थी, उन एनसीईआरटी माता की लाइन को जो कि घोच-पोच करके लिखी गई थी, उन्हें बहुत सलीके से लिख दिया है और मैं एक एक लाइन को समझाता हुआ आगे बढ़ता हूं। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्त रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं मोलिक्यूलर सीजर। बड़े ध्यान से देखना, जब भी बोले कि ये आर ई किस में बनते हैं, बड़े ध्यान से देखो, ये कंसेप्ट मैंने यहां पे बता रखा है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, याद करो इन कटिंग एंजाइम को क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसके शरीर में बन रहे हैं? आप कहोगे सर बैक्टीरिया के शरीर में बन रहे हैं। मतलब ये केवल प्रोकैरियोटिक जीवों के शरीर में बनते हैं, बैक्टीरिया के शरीर में बनते हैं, हम यूकैरियोटिक जीवों के शरीर में नहीं बनते, नहीं बनते। बोला बताओ ये कटिंग एंजाइम जो था ये काम क्या कर रहा है? हमने बोला ये बैक्टीरिया को वायरस के संक्रमण से बचा रहा है। मतलब बताओ ये कटिंग एंजाइम जो था, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करता है कि नहीं करता? उसकी प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है कि नहीं है? जल्दी बोल के बताओ। आपने बोला हां सर बिल्कुल उत्तरदायी है। तो बड़े ध्यान से देखना, हमने एनसीईआरटी माता के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ अपन बाहर भी गए हैं, देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि आरी किससे प्राप्त होते हैं? हमने बोला जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। क्लियर है? मैं पहले ही समझा चुका हूं। हमारे पास कितने आरी है? हमने बोला वर्तमान में हमारे पास 900 से भी ज्यादा, 900 से भी ज्यादा आरी है। और पूछेगा ये आरी हमें किससे मिले? बैक्टीरिया से मिले। हमें लगभग, हमने बोला लगभग कितने बैक्टीरिया? 230 बैक्टीरियाओं से मिले। लगभग कितने बैक्टीरिया से मिले? 230 बैक्टीरिया से। अब बड़े ध्यान से देखना, लगभग 230 बैक्टीरिया के जो स्ट्रेन्स थे, उनमें से, प्रभेदों में से कितने निकाले? 900 से भी ज्यादा आरी निकाले। तो कहने का मतलब एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा प्रकार के आरी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? जल्दी बताओ। एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा प्रकार के आर ई बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? कह रहे सर बिल्कुल बन सकते हैं। इसका मतलब तो यही निकला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अभी तक हमने कितने आर ई को खोज लिया है? 900 से भी ज्यादा को निकाल लिया है वर्तमान में। और कहां से निकाल लिया? किससे? बैक्टीरिया के शरीर से। कितने अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया? लगभग 230 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया से निकाला। मतलब कंक्लूजन ये निकल गया कि एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा प्रकार के आर ई रहते होंगे। चले, अब सवाल था सर आरी बैक्टीरिया से प्राप्त हुए, बैक्टीरिया के शरीर में आरी क्या काम करते हैं? याद करो, हमने बोला था आरी क्या काम करते हैं? वायरस के डीएनए का पाचन करके वायरस के संक्रमण से बैक्टीरिया को बचाते हैं। बैक्टीरिया को किससे बचाते हैं? वायरस के संक्रमण से बचाते हैं। मतलब ये आरी जीवाणु के प्रतिरक्षा तंत्र का भाग हुए कि नहीं हुए? आपने कहा हां, जीवाणु के प्रतिरक्षा तंत्र के भाग हुए। किससे बचाते हैं? अरे हम तो पहले ही बोल चुके हैं, ये वायरस या बैक्टीरियोफेज के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, उससे सुरक्षा प्रदान करते हैं।
चले, पूछेगा क्या आरई जो है वो स्वयं के डीएनए मतलब बैक्टीरिया के डीएनए को काटता है? आप कहोगे नाना रे नाना रे नाना रे नाना रे, आरई अपने स्वयं के डीएनए को कभी भी नहीं काटता। क्यों नहीं काटता? क्योंकि स्वयं के डीएनए पे तो मिथाइलेज एंजाइम कौन सा ग्रुप ऐड कर देता है? मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। तो यही बात लिखी कि आरई स्वयं के डीएनए को कभी नहीं काटते, क्योंकि उनके प्रतिबंधन स्थल स्थल मिथाइलेशन द्वारा दैट इज मिथाइल ग्रुप को ऐड करने के द्वारा क्या कर दिए गए? रूपांतरित कर दिए गए। अरे जब आर ई की साइट ही बदल दी गई, आर ई की साइट ही बदल दी गई, तो आर ई वहां पे कभी भी नहीं जुड़ सकता। तो मिथाइलेज एंजाइम जो है वो आर ई के जितने भी बंधन स्थल है, जहां पे हमने बोला अलग अलग आर ई अलग अलग जगह पे जुड़ते हैं, तो उनके बंधन स्थल पे जो एडिनिन क्षार था, उस एडिनिन क्षार पर मिथाइल ग्रुप को जोड़ देता है, जिससे आरई वहां पे नहीं जुड़ सकते। और जब तक आरई जुड़ेगा नहीं तब तक डीएनए को काटेगा नहीं। अब पूछेगा सर आप बताओ क्या आरई का निर्माण हम यूकैरियोटिक जीवों के शरीर में हो सकता है? हमने कहा भैया नहीं, कभी नहीं। आरई जो है वो यूकैरियोटिक में कभी भी नहीं बनते, नहीं बनते, नहीं बनते। ये केवल बैक्टीरिया के शरीर में बनते हैं, ये केवल बैक्टीरिया के शरीर में बनते हैं, बैक्टीरिया के शरीर में बनते हैं, बैक्टीरिया के शरीर में बनते हैं। यस, हमारे शरीर में कभी भी आरई नहीं बनता, ये बैक्टीरिया के ही शरीर में बनते हैं, बैक्टीरिया के ही शरीर में बनते हैं। यस, हमारे शरीर में कोई आरई नहीं है। चले अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगली कहानी सुनाते हैं। ये बेटा आरई के बारे में पॉइंट्स थे, आपको याद होगा। ये पहला वाला पॉइंट, ये तीसरे वाला पॉइंट, ये चौथे वाला पॉइंट, ये पांचवे वाला पॉइंट, ये मैं पहले ही आपको बता चुका था। यहां पे तो केवल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस किया गया वो ये वाला किया गया। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आरई की मेन कहानी पे आगे बढ़ते हैं, सबसे प्यारे कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। यस, सबसे प्यारे कंसेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। यस, पर पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से, रसगुल्ला आर्मी जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से। यस, नोटेड। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है, वो अपन आगे बढ़ाते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम अब आरई के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। सवाल था गुरुजी आप एक बात बताओ, आरई काम क्या करता है? हमने पहले ही बोला था आरई क्या है? न्यूक्लियस एंजाइम है। और ये न्यूक्लियस एंजाइम क्या काम करते हैं? डीएनए और आरएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं। बोला डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, हमने कहा हाँ, तो क्या दोनों स्ट्रैंड के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ेंगे? यस, दोनों स्ट्रैंड के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ेंगे। तभी हमने ये पॉइंट लिखा कि प्रतिबंधन एंजाइम्स, यस, ये किसको बोल रहा है? आरई को। इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के दोनों श्रृंखलाओं के, ध्यान रखना, दोनों श्रृंखलाओं के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काटते हैं। हमने कहा यस, अरे डीएनए को काटना है तो दोनों को ही काटना पड़ेगा ना, तो दोनों को ही तोड़ने का, काटने का काम करते हैं। अब बोला सर इनका काटने का तरीका क्या होता है? बेटा इनका काटने का तरीका जो होता है वो होता है जल अपघटन।
क्या तरीका होता है? जल अपघटन। हमने बोला काटने का काम हुआ या पचाने का काम हुआ, वो एक ही जैसा हुआ। यस, काटना बोला या मैंने बोला पचाना। और मैंने एंजाइम में पढ़ाया था कि पाचन की जितनी भी अभिक्रिया होती है वो सारी सारी कैसी होती है? जल अपघटनीय अभिक्रिया। इसका मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये भी जब वायरस के डीएनए को पचाते हैं, काटते हैं, तो उनका क्या करते हैं? जल अपघटन, जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। बोला सर ठीक है। अब सवाल था क्या कि सर आपने ये बोला कि अपने पास 900 से भी ज्यादा, 900 से भी ज्यादा अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। हमने बोला हाँ, 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो लगभग 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स के द्वारा से हमने अलग किए हैं, आइसोलेट किए हैं, उनमें से निकाले हैं। बोला आप कह रहे हो इन 900 से भी ज्यादा अगर अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का बंधन स्थल अलग अलग है, वो डीएनए पे अलग अलग जगह पे जुड़ता है। मैंने कहा यस। तो कहने का मतलब अगर 900 अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में मान लूं, तो उनके लिए 900 अलग अलग साइट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जहां वो जुड़े? बोलो यस। मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट पे कोई क्रिया नहीं करेगा, कोई क्रिया नहीं करेगा। मान लीजिए मेरे डीएनए पे आपने किसी एक्स टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डाल दिया। मेरे डीएनए पे क्या डाल दिया बेटा? एक्स टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दिया, और मेरे डीएनए पे उस एक्स टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट उपस्थित नहीं है, उसका बंधन स्थल नहीं है। तो ध्यान रखना, वो एक्स टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मेरे डीएनए का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो उसको काटेगा नहीं, क्योंकि काटने के लिए हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्निशन साइट या स्पेसिफिक बंधन स्थल चाहिए। वो वहीं पे जाके जुड़ता है, वो वहीं पे जाके जुड़ता है। यस। अब सवाल था हाँ सर, तो कहने का मतलब इस लाइन पे देखना कि यह विशिष्ट स्थल पर काटते हैं जिसे बोलते हैं पहचान स्थल या रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट। तो जब भी बोले कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कहीं से भी काट देते हैं, आप कहोगे नहीं, ये डीएनए को एक विशिष्ट क्रम से, एक विशिष्ट स्थल से काटते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, या हिंदी में उसे बोल दिया पहचान स्थल, पहचान स्थल। तो जब भी पूछे कि पहचान स्थल से काटते, मैंने कहा हां, हमारे पास 900 अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो उनका पहचान स्थल भी क्या होगा? अलग अलग। तो मैं ये लाइन यहां पे मेंशन कर देता हूं मेरे दोस्त कि अलग अलग, अलग अलग RE की रेस्ट्रिक्शन साइट अलग अलग होती है। अलग अलग RE की रेस्ट्रिक्शन साइट अलग अलग होती है। तो मैंने बोला अलग अलग रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम अलग अलग साइट पे से काटेंगे। जिस डीएनए में जिसकी साइट होगी वो ही काम करेगा, अगर साइट नहीं तो काटेंगे भी नहीं, काटेंगे भी नहीं। यस। यस बोला सर ठीक है। अब सवाल था गुरुजी आप एक बात बताओ, ये जिस रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में बात कर रहे हो, ये रेस्ट्रिक्शन साइट एग्जैक्टली में कितने नाइट्रोजन क्षार से बनी है? पहले तो ये बताओ, और दूसरी इसकी खास बात क्या है? बेटा ध्यान रखना, ये प्रतिबंधन स्थल, ये रेस्ट्रिक्शन साइट जो है, ये 4, 6 या 8 क्षार से बनी होती है। और ये क्षार कैसे होते हैं? हमने बोला ये जो क्षार होते हैं ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। ये वर्ड याद रखना। हमने बोला या तो 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे, मतलब युग्मित क्षार होंगे, अयुग्मित नहीं होंगे। किसी में 4 होंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में 8 होंगे, लेकिन अधिकांश को जिनको हम जानते हैं उनमें कितने होते हैं? 6।
अधिकांश में कितने होते हैं? 6। या तो 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे, लेकिन अधिकांश में कितने होते हैं? 6। मतलब ये प्रतिबंधन स्थल, ये रिकॉग्निशन साइट है, ये क्या है बेटा? मैंने बोला ये युग्मित क्षारों से बनी होती है, या तो 4 जोड़ी, हाँ कि ना, या इधर से हमने बोला 6 जोड़ी, या मैंने बोला 8 जोड़ी। या तो 4 जोड़ी या 6 जोड़ी या 8 जोड़ी होते हैं, या 8 जोड़ी होते हैं। यस, बोला सर, ठीक है। गुरुजी आप बताओ ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का क्या मतलब है? आपने बोला ये 4 6 8 4 युग्मों से बनी होती है, मोस्टली कितनी होती है? 6 से, लेकिन ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या बताओ बेटा? इस पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है? तुमने कहीं पढ़ा होगा मैडम, मैडम। आप एक काम करो, इस मैडम वर्ड को चाहे आप इस दिशा में पढ़ लो, चाहे आप इस दिशा में पढ़ लो, दोनों दिशा में समान समान है कि नहीं है? या हम खाते डालडा घी, डालडा घी खाते हैं, इस डालडा घी वाली बात को चाहे तुम डालडा को इधर से पढ़ लो, चाहे तुम डालडा को इधर से पढ़ लो, बताओ दोनों दिशा से सेम है कि नहीं है? तो चाहे मैडम पढ़ो, चाहे मलयालम पढ़ो, चाहे डालडा पढ़ो, चाहे राधा की बूनी में नींबू की धारा, ये उल्टा सीधा एक समान है। तो जब भी बोले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, आप कहोगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो जो उल्टा सीधा एक समान। मलयालम बोल दो, हाँ जी मलयालम बोल दो, मैंने बोल दिया बेटा। मलयालम बोल दो। हाँ मलयालम बोलो। ये हमने बोला ये उल्टा सीधा क्या होता है? एक समान होता है। उल्टा सीधा एक समान होता है, उल्टा सीधा एक समान होता है। कोई सा भी बोल दो, चले। तो हमने बोला मैडम बोल दिया, या हमने बोल दिया डालडा, मलयालम, राधा की बूनी में नींबू की धारा, ये उल्टा सीधा क्या है? एक समान। तो जब भी बोले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का क्या मतलब, तो मैं सीधा लिख दूं पैलिंड्रोमिक अनुक्रम का मतलब है उल्टा सीधा एक समान। उल्टा सीधा एक समान, यस, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला ये मेरे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है, और उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है क्या? ई को आर फर्स्ट। ये ई को आर फर्स्ट नाम का एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट हमने ली है। इस इको आर फर्स्ट की रेस्ट्रिक्शन साइट को तुम इस 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ पढ़ो, जी ए टी टी सी। अब यहां पे उल्टी दिशा में इस 5 प्राइम से इस 3 प्राइम की तरफ पढ़ो, जी ए टी टी सी। बताओ उल्टा सीधा एक समान है कि नहीं है? उल्टा सीधा एक समान है कि नहीं है? आपने कहा हां सर उल्टा सीधा एक समान है, मतलब दोनों सिरों से न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम एक समान होना। मतलब इधर 5 से 3 की तरफ चलोगे ऐसा ही है, इधर से 5 से 3 की तरफ चलोगे एक जैसा है। इसे ही बोलते हैं पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ध्यान रखना रिकॉग्निशन साइट जो होती है वो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अलग अलग होती है। वो 4 6 और 8 बेस पेयर से बनी होती है, और वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, मतलब उल्टा सीधा एक समान है। उल्टा सीधा एक समान है, उल्टा सीधा एक समान है, यस। इतनी सी बात को नोट कर लीजिए। यहां पे जाके हमने इन आर ई के बारे में मोटी मोटी बात खत्म कर दी। यहां पे जाके हमने इन आर ई के बारे में मोटी मोटी बात खत्म कर दी।
नोट कीजिए भैया, नोट कीजिए। यस, इसको नोट कीजिए, फिर मैं कहानी बनाता हूं, बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाता हूं। यस, चलो, अगर इतना नोट कर दिया तो अब बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। यस, हमारे सामने जवाब था, सर हम यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमसे पूछे कि सबसे पहले कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोजा गया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड आरी, तो मैं कहूंगा भैया हिंड सेकंड, हिंड सेकंड। बोला ये हिंड सेकंड सबसे पहले खोजा गया था? मैंने कहा हां, हां बेटा सबसे पहले यही खोजा गया। मैंने बोला या सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इसे ही देखा, इसे ही देखा, तो हिंड सेकंड को सर्वप्रथम देखा, या मैं कहूं खोजा। किसमें? अरे बैक्टीरिया के शरीर में। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? उस बैक्टीरिया का नाम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम का बैक्टीरिया था, और इसके स्ट्रैंड का नाम था आर डी। हमने बोला कि बैक्टीरिया के भी कई सारे प्रभेद होते, कई सारे स्ट्रैंड होते हैं। इस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का स्ट्रैंड कौन सा था? आर डी स्ट्रैंड। उसमें से इसको उसमें देखा। अब बड़े ध्यान से देखना, यहां पे देखना, सवाल पूछेगा सर इस हिंड का मतलब क्या है? बेटा ये एच वर्ड जो लिया गया, ये एच वर्ड इससे लिया गया, पहला लेटर जीनस के नेम का पहला लेटर जो कैपिटल था। ये आई एन जो लिया गया, ये आई एन स्पीसीज के नाम का 2 लेटर लिया गया। यहां पे ये डी जो लिया है, वो डी लिया गया उसके स्ट्रेन के नाम का, ये डी, ये डी लिया गया, ये क्या था? उसके स्ट्रेन के नाम का था आर डी, ये डी लिया गया। अब पूछेगा सर सेकंड नंबर का क्या मतलब है? हाँ, काम की बात यही है, सर इस सेकंड का मतलब क्या है? बेटा बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। यस, बड़े ध्यान से देखना। यस, इसका मतलब क्या है? बेटा हमने बोला कि लगभग 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाले गए हैं। बोला हां, तो एग्जैक्टली में इस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आरडी स्ट्रैंड जो है, आरडी स्ट्रैंड जो है, इस स्ट्रैंड से भी 1 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाले गए होंगे। बोला बिल्कुल सर, 1 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाले गए होंगे। तो इस 2 का मतलब है कि इसके शरीर में से बाहर निकाला गया, वो दूसरे नंबर पे निकाला गया। कितने नंबर पे निकाला गया? दूसरे नंबर पे। बोला पहले नंबर पे कौन सा निकाला जाएगा? हिंड। अगर फर्स्ट होता तो वो इसके शरीर से पहले निकाला जाता। 2 है तो दूसरे पे निकाला गया। अगर 3 है तो वो तीसरे नंबर पे निकाला गया, वो तीसरे नंबर पे निकाला गया, वो तीसरे नंबर पे निकाला गया। यस। अरे किरण यादव, आरडी का मतलब है नेम ऑफ स्ट्रैंड, नेम ऑफ स्ट्रैंड, आरडी नेम ऑफ स्ट्रैंड। यस, तो हमने बोला फर्स्ट डिस्कवर्ड कि सबसे पहले खोजा गया आरी कौन सा है? हिंड सेकंड। अब बच्चों के दिमाग में एक बड़ा भारी कंफ्यूजन आ जाता है, गुरुजी यार आप कह रहे हो इसको सबसे पहले खोजा मैंने कहा हां, और दूसरी बात आप ये कह रहे हो कि इसको दूसरे नंबर पे शरीर से बाहर निकाला। अरे दूसरे नंबर पे शरीर से बाहर निकाला तो सबसे पहले खोजा कैसे? हाँ भैया, ये सवाल तो सबसे बड़ी प्यारी बात आ गई, सबसे प्यारी बात आ गई। अब बड़े ध्यान से लॉजिक को समझने की कोशिश करना। मेरे सामने से मान लीजिए 2 बड़ी खूबसूरत सी लड़कियां जा रही है, एक रेड ड्रेस में जा रही है, एक ब्लू ड्रेस में जा रही है। मैंने यहां से गुजरते हुए जब देखा तो सबसे पहले रेड ड्रेस वाली को देखा, सबसे पहले रेड ड्रेस वाली को देखा, फिर मैं गया, लेकिन मैंने बात करी वो ब्लू ड्रेस वाली से बात करी।
ध्यान से सुनना, देखा किसको? रेड ड्रेस वाली को, और बात किससे की? ब्लू ड्रेस वाली से। तो अगर सवाल पूछे कि सबसे पहले किसको देखा, आप कहोगे रेड वाली को। तो ध्यान रखना, वैज्ञानिक ने भी यही काम किया। इस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के शरीर में जो जब वो चेक कर रहा था, इस पे स्टडी कर रहा था, तो सबसे पहले देखा किसको? इस हिंड सेकंड को देखा, लेकिन वो शरीर से बाहर नहीं निकाल पाया। अरे मैंने भी देखा सबसे पहले रेड ड्रेस वाली को, लेकिन उससे बात नहीं कर पाया, लेकिन देखा तो उसी को था। तो अब बोला देखा तो सबसे पहले इसको, लेकिन ये शरीर से बाहर नहीं निकाल पाया। बाहर किसको निकाला? पहले हिंड फर्स्ट को। मतलब मेरी ही तरह इसने भी, जैसे मैंने पहले बात ब्लू ड्रेस वाली से करी, इसने भी बेचारे ने पहले वाले को बाहर निकाला। तो ध्यान रखना, बाहर निकालना अलग बात, देखना, इसलिए मैंने खोजा के ब्रैकेट में क्या लिखा? देखा। देखना अलग बात। तो कहने का मतलब मोटा सा देखा, कि जब भी बोले सबसे पहले खोजा किसको, देखा किसको, तो आप कहोगे हिंड सेकंड को। और पूछेगा इस बैक्टीरिया के शरीर से सबसे पहले बाहर किसको निकाला, तो आप कहोगे हिंड फर्स्ट को, इसको दूसरे नंबर पे बाहर निकाला। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी बोले रसगुल्ला आर्मी, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? यस यस यस, जल्दी बोल दो। बच्चे बड़े रोमांटिक हो गए यार। क्या एग्जाम्पल ले लिया सर, एकदम लाइफ जिंगलाला हो गई। अरे किस किस का एतबार करते, किस किस का एतबार करते, किस किस का इंतजार करते? कमबख्त जिंदगी है ही बहुत छोटी, वरना हम तो हर लड़की से प्यार करते। अब जल्दी से छाप लो तुम। यस, जल्दी से ये बात दिमाग में छाप लो। छाप लिया? अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। तो ये बात अपनी क्लियर हुई कि इसको निकाला कहां से। अब सवाल था सर, इस हिंड सेकंड की भी तो रिकॉग्निशन साइट होगी। हाँ जी भैया, जब भी कोई पूछे इसकी रिकॉग्निशन साइट के बारे में बताओ, तो हमने बोला इसकी भी रिकॉग्निशन साइट है। और याद करो, अभी हमने पढ़ा था रिकॉग्निशन साइट या तो 4 बेस पेयर से बनी होगी, या 6 बेस पेयर से बनी होगी, या 8 बेस पेयर से बनी होगी, और वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, मतलब उल्टा सीधा एक समान। तो इसकी रिकॉग्निशन साइट कितने बेस पेयर से? हमने बोला 6 बेस पेयर से बनी होती है। कितने बेस पेयर से? हमने बोला 6 बेस पेयर से बनी होती है। बोला गुरुजी बताओ कौन सी? ये लो, हमने बार लिया कि भाई ये मेरे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये मेरे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये उसका है 5 प्राइम, ये मेरे पास है 3 प्राइम, ये मेरे पास है 5 प्राइम, और ये मेरे पास है 3 प्राइम। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को देखें तो यहां पे जी टी टी, हां जी, ए सी, इधर से जी टी टी ए सी। आप यहां से यहां देख लो जी टी टी ए सी, या यहां से यहां देख लो जी टी टी ए सी। बताओ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है कि नहीं है? जो कि 6 बेस पेयर से बना हुआ है, जो कि 6 बेस पेयर से बना हुआ है। यस यस, देख लो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, जल्दी बोलो यस। आपने कहा हां सर बिल्कुल। अब यहां पे देखना, हमने बोला इस जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2, और यहां पे 3। बेटा ये मेरे पास रिकॉग्निशन साइट किसकी है? हिंड सेकंड की है। हमने बोला ये डीएनए का टुकड़ा था, और हमने यहां पे डाल दिया, क्या डाल दिया? हमने डाल दिया यहां पे हिंड सेकंड। अब हिंड सेकंड क्या काम करेगा? बेटा इस डीएनए पे मेथड सुना, जब भी कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी डीएनए को काटेगा, तो सबसे पहले ये पूरे के पूरे डीएनए का इंस्पेक्शन करेगा, पूरे के पूरे डीएनए को जांचेगा। क्या चेक करेगा? देखेगा कि भैया इस पूरे के पूरे डीएनए पे मेरी रिकॉग्निशन साइट कहां कहां पे है। तो हिंड सेकंड ने इस पूरे के पूरे डीएनए को देखा, इसका इंस्पेक्शन किया, चेक किया कि मेरी रिकॉग्निशन साइट कहां कहां पे है। फिर जहां जहां पे इसकी रिकॉग्निशन साइट मिलेगी, ये वहां वहां पे जुड़ जाएगा। अगर डीएनए में 10 जगह मिली, तो ये हिंड सेकंड जो था ये 10 जगह जुड़ेगा, और 10 जगह जुड़ के फिर उस डीएनए को काटेगा। बोला सर यहां पे कहां से काटेगा? बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला ये
हिंड सेकंड यहां पे जुड़ेगा और ये इस ए एंड टी के बीच का जो बॉन्ड था इस जगह से, इस ए एंड टी के बीच का ये जो बॉन्ड है इस जगह से डीएनए को कट करेगा। अब मेरे को बताओ, अगर डीएनए यहां से काटा तो इस डीएनए के दो टुकड़े बने कि नहीं बने? आपने कहा यस सर, इस डीएनए के दो टुकड़े बने। एक टुकड़ा तो ये रहा, प्लस दूसरा टुकड़ा जो है वो दूसरा टुकड़ा ये रहा। हमने बोला ये दो टुकड़े बने, दो टुकड़े को मैं अरेंज कर देता हूं। कैसे बने? हमारे पास जी टी टी सी ए ए, यस। यहां पे क्या बना? हमने बोला ए ए सी टी टी जी, तीन, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मेरे पास डीएनए का टुकड़ा बना। इस टुकड़े में हमने बोल दिया ये हो गया 5 प्राइम, ये इधर था 3 प्राइम, तो ये बन जाएगा 5 प्राइम, ये बन जाएगा 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, ये 5 प्राइम था तो ये बन जाएगा 3 प्राइम। डीएनए के ये दो टुकड़े बन गए। बड़े ध्यान से देख लो। तो हिंड सेकंड ने जब डीएनए को काटा तो डीएनए के कितने टुकड़े बन गए? दो। आप इस टुकड़े को और इस टुकड़े को, इन दोनों टुकड़े को बड़े आराम से देखिएगा। इस एंड को भी देखिएगा, इस एंड को भी देखिएगा। बताओ यहां दोनों पे युग्मित क्षार है कि नहीं है? पेयर्ड बेस उपस्थित है कि नहीं है? आप देख लो यहां पे पेयर्ड बेस क्या है उपस्थित। यहां पे भी पेयर्ड बेस उपस्थित। तो कहने का मतलब जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बीच से काटेगा, मैंने बोला बीच से काटा, कहां के बीच से? रिकॉग्निशन साइट के बीच से काटेगा तो दोनों साइड कैसे बेस मिलेंगे? पेयर्ड बेस। इधर भी ग्रुप में है और इधर भी ग्रुप में है। इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कॉल्ड एज ब्लंट एंड। तो ध्यान रखना, जब भी मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को रिकॉग्निशन साइट के बीच से काटेगा, एकदम सीधा कट लगाएगा, सीधा कट लगाएगा। बीच से काटा मतलब सीधा कट, मतलब क्या लगाया? सीधा कट लगाया। तो ध्यान रखना, अगर सीधा कट लगाएगा, बीच से काटेगा, तो जो एंड होंगे उन दोनों सिरों पर युग्मित क्षार पाए जाएंगे, युग्मित क्षार पाए जाएंगे, मतलब पेयर्ड बेस पाए जाएंगे। तो ऐसे सिरे जिस पर पेयर्ड बेस पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं ब्लंट एंड, ब्लंट एंड, ब्लंट एंड। यस, बोला सर ठीक है। अब एक और भी अपने पास, हमने बोला अपने पास एक और भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसको हमने बोला इको फर्स्ट, इको आर फर्स्ट। इसको खोजने वाले वैज्ञानिक थे वो स्मिथ थे, नाथन थे, आर्बर थे। इन्होंने 1978 में खोजा। अब जब भी पूछे सर इस इको आर फर्स्ट को किस में देखा गया, किस में खोजा गया, तो मैंने बोला इसे खोजा, किसमें खोजा? हमने बोला ई कोलाई में, ई कोलाई में, और ई कोलाई में भी कौन से में? हमने बोला ई कोलाई RY13 में। इसको खोजा, किसमें खोजा? ई कोलाई RY13 में। इसको किसमें खोजा? इसको ई कोलाई RY13 में खोजा, ई कोलाई RY13 में खोजा। यस, चले। ई मतलब एस्केरेसिया, जो कि एक वंश का नाम है, जीनस का नाम है। कोलाई उसकी स्पीसीज का नाम है। RY13 उसके स्ट्रेन का, उसके प्रभेद का नाम है। अब बड़े ध्यान से देखना, जब भी आपसे कोई पूछे कि सर एक बात बताओ हमें, हमने कहा जी पूछो। वो कह रहा है कि यहां पे बताओ इसका ई कोलाई नाम कहां से आया। बेटा ई जो है ये क्या है? इसके जीनस के नाम का पहला लेटर।
कैपिटल लेटर। CO ये जो कि छोटे हैं, ये उसकी जाति के नाम के 2 लेटर। ये R जो है ये इसके स्ट्रेन के नाम का पहला लेटर। चले, और फर्स्ट क्यों आया? क्योंकि इस बैक्टीरिया में से सबसे पहले इसी को बाहर निकाला गया था, इसी को बाहर निकाला गया था, इसलिए क्रम संख्या है, सबसे पहले इसी को बाहर निकाला। अब सवाल था, गुरुजी अगर वो कहे कि हम इको आर फर्स्ट के बारे में बात करें तो इस इको आर फर्स्ट की रेस्ट्रिक्शन साइट, हमने बोला रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट, उस पे कितने बेस पेयर? हमने बोला उस पे टोटल मिला के 6 बेस पेयर है। कितने बेस पेयर है? बोला 6 बेस पेयर है। बोला सर कैसे? बड़े ध्यान से देखना। हमने मान लिया मेरे दोस्त ये मेरे पास कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का ये मेरे पास है 5 प्राइम, ये मेरे पास है 3 प्राइम, ये मेरे पास है 3 प्राइम, ये मेरे पास है 5 प्राइम, ये मेरे पास है 5 प्राइम। हुआ क्या? हमने बोला जब भी बोले इसकी रिकॉग्निशन साइट का क्या नाम है? अरे अभी हमने बताया था, ये रहा GAATTC, ये रहा GAATTC। उल्टे में चलो, GAATTC। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 2 2 2 और 3। अब सवाल था सर ये मेरे पास रिकॉग्निशन साइट किसकी है? इको आर फर्स्ट की है। हमने बोला हमने एक डीएनए लिया, ये पूरा का पूरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया, और इस डीएनए को जब देखा तो हमें इसको काटना है। किससे काटना है? हमें इसको इको आर फर्स्ट से काटना है। ये लो, इको आर फर्स्ट से काटना है। जब इको आर फर्स्ट से इसे काटने की कोशिश करी तो हमने क्या बोला कि जब भी कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करेगा तो सबसे पहले पूरे के पूरे डीएनए का क्या करेगा? इंस्पेक्शन करेगा, फिर अपनी रिकॉग्निशन साइट से जुड़ेगा और जुड़ के फिर डीएनए को काटेगा, उसके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। बोलो यही काम है कि नहीं है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल यही काम है। तो हमने बोला इस डीएनए पे इको आर फर्स्ट ने भी अपनी रिकॉग्निशन साइट को देखा, फिर इसे पहचाना, और पहचान के अब बारी है इसे काटने की। तो ये इको आर फर्स्ट क्या काम करता है? इस जी एंड ए के बीच का जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है इसको तोड़ने का काम करता है, यहां से कट करता है। यस, ऐसे। मतलब क्या था? बताओ, ये जो कट लगा वो तिरछा लगा कि सीधा? आप कहोगे ये तो बिल्कुल बीच से काटा था, लेकिन ये बीच से नहीं काटा, मध्य से थोड़ा हटकर काटा। मतलब ये मेरे पास है तिरछा कट। ये मेरे पास क्या है? तिरछा कट, मध्य से थोड़ा हटकर। मध्य से थोड़ा हटकर ये मेरे पास है तिरछा कट, मतलब मध्य से थोड़ा हटकर। अरे जब मध्य से थोड़ा हटकर काटेगा तो बताओ टुकड़े कैसे बनेंगे? भैया ये व्हाइट वाली लाइन वाली जगह से काट दो, मैं काटता हूं, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला एक तो ये और फिर एक ये, प्लस उस लाइन से काटो, एक तो ये और एक मेरे पास है ये। हमने बोला काटा तो कहानी ये आई मेरे दोस्त, ये रहा मेरे पास जी, जी के नीचे 1 2 3 सी, फिर मेरे पास क्या रहा? हमने बोला टी टी ए ए। यस, दूसरे वाले में ए ए टी 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 जी, और ये रहा मेरे पास सी, सॉरी सी, ये रहा मेरे पास जी,
आप देख लो ये टुकड़े बने कि नहीं बने। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये वाला कौन सा, हमने बोला 5 प्राइम, तो ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम। यहां पे देखो ये मेरे पास कौन सा था, 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम, ये मेरे पास था 5 प्राइम, ये मेरे पास हो गया 3 प्राइम। दो टुकड़े बन गए कि नहीं बन गए। अब इन दोनों टुकड़ों को बड़े ध्यान से देखना, इन दोनों टुकड़ों को बड़े ध्यान से देखना। इस टुकड़े में इस वाली जगह को देखो, ये देखिए, यहां पे इस वाली जगह को देखो, ये देखिए। हमने बोला ये AATTC, ये AATTC, ये अयुग्मित क्षार है कि नहीं है। हमने बोला ये मेरे पास है अयुग्मित क्षार, ये उपस्थित है कि नहीं है। चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो, दोनों पर ही अयुग्मित क्षार उपस्थित है कि नहीं है। बोला हाँ सर। यहां पे तो कैसे थे, पेयर्ड बेस उपस्थित थे, युग्मित क्षार उपस्थित थे। यहां पे देखो अयुग्मित क्षार, अनपेयर्ड बेस है कि नहीं है, अनपेयर्ड बेस है कि नहीं है, अयुग्मित क्षार जो है वो उपस्थित है कि नहीं है। बोला सर उपस्थित है। तो ध्यान रखना, जब कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज सीधा कट लगाएगा तो केवल युग्मित क्षार उपस्थित होंगे, और जब युग्मित क्षार उपस्थित होंगे सिरों पे तो उसे बोलते हैं ब्लंट एंड, ब्लंट एंड। लेकिन जब कोई तिरछा कट लगाएगा तो सिरों पर अयुग्मित क्षार उपस्थित होंगे, और इस अयुग्मित क्षार वाले को क्या कहते हैं, हमने बोला कॉल्ड एज स्टिकी एंड, मतलब हिंदी में चिपचिपे सिरे, या मैं कहूं चिपचिपा सिरा। ये मेरे पास है चिपचिपा सिरा, ये मेरे पास है चिपचिपा सिरा, चिपचिपा सिरा। तो ध्यान रखना, जब भी बोले चिपचिपा सिरा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमने बोला हमें तिरछा कट लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज लेना पड़ेगा जो तिरछा कट लगाए, और जब भी हमें ब्लंट एंड बनाना होगा तो हमें ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज लेना पड़ेगा जो कि बीच से काटे, सीधा कट लगाए, सीधा कट लगाए। अब सवाल याद रखना, ये सिरे कैसे चिपचिपे, और चिपचिपे सिरे हैं तो इनको आपस में जोड़ा जा सकता है, चिपकाया जा सकता है। तो एक बात याद रखना, जब भी बोले कि बताओ अगर दो डीएनए खंडों को जोड़ना है तो हमारे पास कैसे सिरे चाहिएंगे, चिपचिपे सिरे। मतलब ये कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें कैसे सिरों की जरूरत होगी, चिपचिपे सिरों की। तो मैंने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। तो मैंने बोला ये आरडीएनए के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें हमेशा जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होगा तो कैसे सिरों की जरूरत पड़ेगी, चिपचिपे सिरों की। तो हम कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज लेना पसंद करेंगे, हम ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज लेना पसंद करेंगे जो कि रिकॉग्निशन साइट से काटे और कैसा कट लगाए, तिरछा कट लगाए। कैसा कट लगाए मेरे रसगुल्ले, तिरछा कट लगाए, तिरछा कट लगाए। यस, इतनी सी बात को ध्यान से देखो, इतनी सी बात को ध्यान से देखो। यस, अब बताओ क्या यहां तक की कहानी एकदम सही है, क्या यहां तक की कहानी एकदम सही है? यस, जल्दी बोलो। यस, तो जल्दी से नोट करो इसको। अगर यहां तक की कहानी एकदम सही है तो इसको जल्दी से नोट करें, नोट करें रसगुल्ला आर्मी, जल्दी से नोट करें, नोट करें। यस, जल्दी से नोट कर ले रसगुल्ला आर्मी। यस, नोट करे जल्दी से। यस,
जल्दी से, यस। चले, तो यहां तक की बात अपने पास क्लियर हो गई। तो अब हम तुम्हारे सबसे फेवरेट पोर्शन में बात करते हैं, रसगुल्लों की अदालत के बारे में। रसगुल्लों की अदालत के बारे में बात करते हैं। चलो, रसगुल्लों की अदालत के बारे में बात करते हैं। रसगुल्लो, देखते हैं इस रसगुल्ला आर्मी में कितना दम है। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर इस रसगुल्लों की अदालत का पहला सवाल। जी हां, पहला सवाल, पहला सवाल। ये लीजिए। देखते हैं कितनी रसगुल्ला आर्मी जवाब दे पाती है। बहुत इजी सवाल है, बायोटेक्नोलॉजी का सबसे आसान सवाल है, जो 1972 वाली घटना का जिक्र करता है, जब कटप्पा जी और महेंद्रा जी आपस में मिले थे। देखो, ये कह रहा है पहले कृत्रिम पुनर्योजी अणु को बनाने का श्रेय किसको जाता है। मतलब पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था। हमने बोला कोहेन एंड बोयर ने बनाया था। कटप्पा जी और आनंद महेंद्रा जी वाले दिखाई दे रहे थे। यस, लगभग 84% जनता का एकदम सही जवाब। बेहतरीन 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 बेहतरीन। चलो दोस्तों, हम अगले सवाल पे मूव करते हैं। बड़े ध्यान से देखना, अगला बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है, जो आपकी स्क्रीन पर मंडराता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यस, बड़े इत्मीनान से देखिएगा, जवाब दीजिएगा। आपका समय शुरू होता है मेरे दोस्त अब। देखते हैं, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबंधन एंजाइम्स किसको बोलते हैं। आर ई को के लिए सही नहीं है। गलत बात बतानी है। बहुत हो गई सच्ची बात, अब करेंगे झूठी बात। झूठी बात कौन सी है। यह किसी पैलोंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है। हाँ जी, रिकॉग्निशन साइट और मैं कहूं रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। एकदम सही बात है। यह एक एंडोन्यूक्लियस है। हाँ जी, अंदर से काटता है। बिल्कुल सही बात है। यह जीवाणु भोजियो बैक्टीरियोफेज दैट इज वायरस से प्राप्त होता है ना, बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। यह बात तो गलत है। यह विभिन्न डीएनए अणुओं में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे उत्पन्न करता है। हाँ भैया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अगर सेम आरी से काटोगे और वो तिरछा कट लगाएगी तो उसके चिपचिपे सिरे भी एक जैसे रहेंगे, क्योंकि किसी भी डीएनए को काटो वो एक ही जगह से एक ही प्रकार से काटेगा। तो ये बात भी एकदम सही है। तो गलत कौन सी है। तीसरी बात गलत है, इसलिए आंसर गया थर्ड। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड।
लगभग लगभग 44% जनता ने सही सवाल का जवाब दिया। डी कर दिया, डी कर दिया बहुत सारी जनता ने। अरे भाई यहां जीवाणु भोजियों लिख रखा है, भक्षियों, दैट इज जीवाणु भोजियों, दैट इज वायरस के बारे में बात कर रखी है। जीवाणु से निकलता है वायरस, बैक्टीरियोफेज से नहीं निकलता। यस। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। बड़ा प्यारा सवाल, बड़ा आसान सवाल, जवाब दे। यस। चलो देखो, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में ब्लंट सिरे, और ब्लंट सिरे वहां वो होते हैं जिस पर क्या होते हैं, हमने बोला पेयर्ड बेस मिले। क्या मिले? पेयर्ड बेस उपस्थित हो, उसी को तो बोलते हैं ब्लंट एंड। बड़े ध्यान से देखो, वो करा बाय मैच फर्स्ट, बोला ये यहां से कट करेगा और फिर यहां से कट करेगा। ये सही कर लेना यार। अगर बताओ ये यहां से कट करेगा, यहां से कट करेगा, तो ये कट कैसा हुआ? तिरछा कट हुआ। और तिरछा कट जब भी लगेगा स्टिकी एंड आएगा। इको आर फर्स्ट बोला ये यहां से कट करेगा और ये यहां से कट करेगा, तो इनका कट भी कैसा आएगा? तिरछा कट, और तिरछा कट आएगा तो हमने बोला स्टिकी एंड। ये बोला ये यहां से कट करेगा, ये यहां से कट करेगा। अरे जब आमने सामने कट करेगा तो ये मेरे पास आया सीधा कट। सीधा कट कैसा आया? सीधा कट। और जब भी सीधा कट आएगा तो सीधा कट आएगा तो कैसे एंड बनेंगे? ब्लंट एंड बनेंगे। ब्लंट एंड बनेंगे मतलब आंसर तो 3 जाएगा, 3 जाएगा। यस। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। बताओ, बी आंसर कर दिया, बी आंसर कर दिया। वो इतनी सारी जनता ने कर दिया, मतलब इतने बेवकूफ लोग हैं, पढ़ भी नहीं रहे। ये ब्लंट सिरे पूछ रहा है और यहां पे यही समझाया है अभी कि ब्लंट सिरे कौन से हैं, ब्लंट सिरे कौन से हैं, यही बात अभी यहां पे समझाई है। हिंड सेकंड ने ये बना दिया ब्लंट एंड, और इको आर फर्स्ट को टिक कर रहे हैं, इसमें तो यही समझाया कि स्टिकी एंड बना रहा है। यस। फिर क्या पढ़ा रहे गधो? एकदम बेवकूफ पंथी कर दी ना मेरे दोस्तों तुमने। क्या पढ़ा भाई बताओ? हमने इको आर फर्स्ट का तो एग्जांपल लेके बताया है कि स्टिकी एंड है, और तुम उसी का ब्लंट एंड बना रहे हो। कोई दूसरा नया एग्जांपल आ जाए तब गलती हो तो उसे गलती में माना जा सकता है। इसे गलती नहीं, टोटली लापरवाही माना जाएगा। गलती नहीं माना जाएगा, लापरवाही। यस। स्टिकी एंड, स्टिकी एंड, और यहां ब्लंट एंड। यस। और उसने लिख भी इंग्लिश में ही रखा है ब्लंट एंड, ब्लंट श्री। यस। गजब की बेवकूफपंथी करी भाई साहब। मतलब ये गलती होने वाली गलती नहीं थी, इसको मैं गलती में नहीं मान सकता। नो। अगर ये गलती तुम मेन एग्जाम में करके आ गए तो फ्री के 4 नंबर जो आ रहे थे वो तो आए नहीं, एक माइनस का और दे के आ गए। ये गलती दोस्त एक्सेप्टेड नहीं है। नहीं, आपको खुद भी लगेगा कि यार ये जेन्युइन गलती नहीं थी, होने वाली गलती नहीं थी। यस। बात पे पहुंचे सर आज का होमवर्क। ये लो जी, हमने बोला आपको एक्सरसाइज फर्स्ट के सवाल लगाने, कहां तक? आर ई तक। जहां तक आर ई तक के सवाल लगाने हैं, आर ई तक के सवाल लगाने हैं। यस। यस।
और यहीं पे जाके आज का ये जो खूबसूरत सा लेक्चर है, ये खूबसूरत सा लेक्चर क्या होता है, एकदम खलास खलास खलास। आज का खूबसूरत सा लेक्चर खलास होता है। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, इससे आगे की कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच गाइस।